हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासेस विद देव। जहाँ पर कल मैंने आप लोग को सेल और सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया था और आज मैं आप लोग को उसके आगे न्यूक्लियस के बारे में बताने वाला हूँ। न्यूक्लियस है क्या? सबसे पहले उनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में, 1831। न्यूक्लियस क्या है? लार्ज स्फेरिकल एंड सेंट्रली सिचुएटेड इन द सेल। जैसे ये सेल हो गया, तो इसके जो बीच में होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ से जो कवर्ड रहता है, जिससे न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस है तो उसका मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स मतलब होता है छेद। तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटा छोटा छेद होता है। तो इसका फंक्शन क्या, आखिर ये छेद जरूरी है क्यों न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर पोर्स अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे इसके अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, वो इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा और कुछ साइटोप्लाज्म से प्रोटीन यहाँ न्यूक्लियस में जाएगा। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड न्यूक्लियस। इसके अंदर जो बीच बीच में भरा हुआ होगा लिक्विड पार्ट्स, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आज अभी बरसात हुई है तो मेढक का आप लोग को आवाज ट्रैक्टर के साउंड आ रही होगी बैकग्राउंड में, सॉरी गाइस। चौथा पॉइंट है क्रोमैटिन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। इसे हम अच्छे से समझेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं इसकी। पैरामीशियम है मोर देन वन न्यूक्लियस। पैरामीशियम के पास एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। और आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग हर बार जानते होंगे, रेड ब्लड सेल। लेकिन वो रेड ब्लड सेल नहीं होता, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। मैं लिख दूं सी का, कॉर्पस्कल्स। ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। सेल होता तो सेल में तो न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसका नाम कॉर्पस्कल्स पड़ गया। तो हम बात करेंगे क्रोमैटिन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। तो ये तीनों सिमिलर हैं, बस मुझे थोड़ा सा समझाने का दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ, ये जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत सारे डीएनए होंगे, मतलब कि डीएनए ही है ये। उसके बाद फिर क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक इंटेंगल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब कि जो डीएनए था बिखरा हुआ, वो अब थ्रेड जैसा बन गया है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन फिर क्रोमैटिड में चेंज होता है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिड ऐसे, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। डीएनए का 4 पार्ट होता है, एटीजीसी, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये देख रहे हैं, ये हो गया क्रोमैटिड। फिर यही क्रोमोसोम क्या हो जाता है? ये क्रोमोसोम डबल हो जाता है, जैसे सेल डिवीजन में अभी आगे देखेंगे। तो ये क्रोमैटिन, डीएनए एंड क्रोमोसोम सिमिलर हैं। एक बार फिर से बता दो, डीएनए क्या है? जैसे हम लोग के एक सेल में, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग के एक सेल में लगभग 1 मीटर लंबा डीएनए होता है। 1 मीटर समझ रहे हैं, मतलब कि इतना बड़ा डीएनए एक सेल में, हम लोग के एक सेल में। वही डीएनए कंप्रेस्ड होकर, मतलब कि पैक पैक, जैसे ऊन का धागा बहुत फैला हुआ होता है, धागे धागा, लेकिन अगर जो हम उसका वो गुच्छा बनाए तो फिर इतना सिमट जाता है। वैसे ही यहाँ पे डीएनए जो है सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, क्रोमैटिन में चेंज होता है, फिर क्रोमैटिन से क्रोमैटिड में, फिर क्रोमैटिड से क्रोमोसोम में। अब आगे बात करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब है हमारा यूकैरियोटिक सेल, हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का आपका मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जो कि इसके अंदर का, न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, वो सब एक मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, उसी को कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में वैसा नहीं होता है। इसमें ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, और भी बहुत सारे सामान होते हैं, राइबोसोम होता है। तो इन सब के बारे में मैंने पहले बता दिया। अब बुक के हिसाब से चल रहा तो पहले इसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर सेल ऑर्गेनेली के बारे में, तो मैं वैसे करके बताता, ई आर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आप लोग को समझ में नहीं आता।
लेकिन जब मैंने उन सब के बारे में पढ़ा दिया है और मैं अभी बोल रहा हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एक्सेट्रा, ये सब आपको समझ में आ रही होगी। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अंडरलाइन किया है, क्यों? क्योंकि ये सब बैक्टीरिया ही हैं जो कि हमारे सेल में आके रह रहे हैं। फिर है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट में होता है एक आउटर कवरिंग होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, आउटर लेयर होता है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। फिर ये एक और टर्म आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? ग्लू लाइक स्ट्रक्चर विच ज्वाइंट्स टू सेल वॉल। जैसे एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, इन दोनों को जो बीच में ग्लू लाइक होगा उसी को हम कहते हैं मिडिल लैमेला। अब हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये सेमी परमिएबल होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। इसका मतलब क्या है? मतलब सेमी का मतलब होता है आधा। तो कुछ सामान को अंदर आने देता है सेल के अंदर, या फिर कुछ सामान को ही बाहर जाने देता है। जैसे सेल को कुछ खाना है, जैसे अमीबा को भूख लगे तो फूड किसके द्वारा आएगा? सेल वॉल के, उसके पास स्यूडोपोडिया होता है, तो वो सेमी परमिएबल हो गया। किसे आना है किसे नहीं आना है वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करे। फिर हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड इनसाइड द सेल। इसके अंदर का जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बारी है प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और अभी मैं लिख दे रहा हूँ सारा। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि प्रो का मतलब हो गया ओल्ड, कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, मतलब कि जिसके पास ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो। ऑल बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया आएंगे। दीज सेल्स आर ओल्ड, डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। अब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस का जितना भी कंटेंट है वो सब बाउंड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तो उसका एक अलग ही नाम पड़ गया जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड तीनों अलग अलग चीजें। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का होता है, जो कि हमने उसमें बात की थी। एक प्लांट सेल का किस चीज से बना हुआ था सेल वॉल? सेल्यूलोज से। इसका सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है जो कि स्मॉलेस्ट सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब जगह वही काम करेगा, जो कि मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। मेसोसोम क्या है? मेसोसोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहीं से धंस जाता है और कहीं से निकल जाता है बाहर, यही हो गया एक्सटेंशन का मतलब। तो फिर ये किस चीज में काम करेगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि बाहर टाइप में निकल गया तो फिर यहाँ से फिर ये सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा हर जगह से। फिर रेस्पिरेशन में भी यूज होता है, जैसे कि किसी चीज को बाहर, जैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, तो फिर ऑक्सीजन को बाहर निकलना है तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, और CO2 को अंदर जाना है तो फिर जहां से धंसा हुआ होगा, या फिर ऑक्सीजन को ही अंदर जाना तो वहां से हो जाएगा। तो फिर जल्दी रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन तो होता रहता है लेकिन फास्ट रिस्पिरेशन के लिए। फिर है हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इसका काम है स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इसका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। मैंने ये छोड़ दिया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या होता है? ये आगे 9th क्लास में आपको अच्छे से जानने को मिलेगी, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो क्लास 9th का वेट कीजिए। अभी वैसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रख लीजिए। हो गया ये हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। अब है सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है क्या? पहले हम जानते हैं कुछ टर्म को। पहला हमारा हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें स्पर्म आता है और एग सेल आता है। स्पर्म को हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं और एग सेल को XX से। और फिर दूसरा हमारा डिप्लॉइड सेल 2N।
डिप्लॉयड का मतलब हो गया दोनों, जैसे दो क्रोमोसोम हो और दोनों डिट्टो हो, मतलब दोनों एक दूसरे की कॉपी हो। हैप्लॉयड सेल अकेला हो, जो अदर देन दिस का मतलब है इन दोनों से अलग हो, जैसे एग्जांपल मसल सेल और नर्व सेल। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। दो प्रोसेस में होता है, पहला हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवीजन, साइटो का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आइए देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। 2n है, जैसे कोई डिप्लॉयड सेल है, वो टूट कर दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, 2n बनाएगा, 2n बनाएगा, मतलब कि ये 2n था, 2n बना लिया, दो बन गए, मतलब कि दो सेल बन गए। इसे इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मतलब दोनों बराबर है, 2n बराबर बराबर है। इसमें दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। मियोसिस में क्या होता है, 2n में टूटता है, लेकिन इसमें डबल प्रोसेस हो जाता है, फिर ये 2n भी nn में टूट जाता है। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया जो 2n से घट के n पे आ गया हो। ये 2n था, घट करके n पे आ गया। इसमें 4 डॉटर सेल होते हैं। अब ये माइटोसिस का प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबको एक एक करके देखते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पहला हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मान लो ये रहा सेल और ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में मैंने क्या बताया था, क्रोमोसोम होते हैं। ये सारा का सारा जो डिवीजन है वो क्रोमोसोम का खेल है। मान लो यहाँ पर मैंने 2 क्रोमोसोम ले लिया समझाने के लिए, सिर्फ 2। ठीक, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है, ये हमने गायब कर दिया इसे, पहला खत्म। सेंट्रोसोम ऑन अपोजिट साइड, इसमें जो सेंट्रोसोम होंगे वो यहाँ एक पहुंच जाएगा और दूसरा इधर पहुंच जाएगा। ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा क्या है, ये अब कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर क्या है, ये था हमारा सेंट्रोसोम, ये था हमारा एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेंट्रोसोम से। लिख लेना, स्पिंडल फाइबर कहाँ से निकलता है, सेंट्रोसोम से। ये दोनों जाके कनेक्ट हो गए। तीसरा हमारा एनाफेज, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ये अब आगे बढ़ेगा। क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड इन 2 पार्ट्स। अब ये दोनों कुछ प्रोटीन बना करके इन दोनों को अलग करते हैं। इस क्रोमोसोम को मैंने अलग बनाया है, क्रोमोसोम एक्चुअली में ऐसे होता है, ऐसे। अब ये टूट कर इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 2। ये 4 थे पहले, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आगे क्लास में भी आप जाके पढ़ोगे। टेलोफेज, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पार्ट्स, क्रोमोसोम डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ये तीसरा जो था ये यहीं पर रहेगा, अभी सिर्फ डिवाइड होकर यहीं है। ये सेंट्रोसोम से यहाँ कनेक्ट है, ये सेंट्रोसोम से यहाँ कनेक्ट है। चौथे पार्ट में क्या होता है, अब जाएगा ये दोनों अलग अपने अपने पार्ट। ये हो गया एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, चौथा, अपने अपने पास पहुंच गया। ये स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए, और फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ बन गया। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का मतलब कि अब साइटोकाइनेसिस होगा। ये सब क्या था, कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन। अब यहाँ से फिर साइटोकाइनेसिस होगा और ये दोनों अलग अलग सेल बन गए। ये था हमारा माइटोसिस पहला, मतलब 2n था, 2n में बट गया, मतलब कि इसके पास कितने थे, 2 क्रोमोसोम थे, अब भी 2 क्रोमोसोम है। शुरुआत में भी 2 क्रोमोसोम थे।
यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है, 2n 2n।